हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आसान टॉपिक का डेरिवेशन नहीं है, तो मन बना के इसे पढ़ेंगे कि हाँ समझ में आएगा। ठीक है, रिजोल्विंग पावर, पहले आपने कभी सुना हो कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है? नहीं सुना? एग्जाम्पल देता हूँ एक। फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार ऐसे देखा होगा, कई बार ना डॉट्स से ऐसे डॉट्स को ड्रॉ करके एक सेलिब्रिटी की पिक्चर बनी होती है। वो दूर से वो दिखते नहीं डॉट्स हैं, है ना, दूर से आपको लगता है कि एक कंटिन्यूअस कुछ तो पैटर्न है और एक पिक्चर आपको दिखती है, लेकिन जब पास में जाते हैं तो आपको डॉट्स दिखती हैं, है ना। इसका मतलब दूर से आप दो डॉट्स को अलग अलग करके नहीं देख पा रहे थे, है ना। पास गए तो दोनों को अलग अलग करके आप देख पाए। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, चाहे आई हो, टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो, सबकी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को रिजोल्व करके देख पाने की एक एबिलिटी होती है। रिजोल्व करके देख पाने का मतलब है उनको दो अलग अलग करके देख पाना। रिजोल्विंग पावर उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की होती है। तो सबसे पहले आप लिखें, रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रिजोल्विंग पावर of an optical instrument is ability to see two objects, is ability to see two objects distinctively or separately। दो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके देख पाने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? रिजोल्विंग पावर बोलते हैं। एबिलिटी टू सी, ऊपर आप ये हेडिंग डाल लेंगे, उसके बाद है एबिलिटी टू सी टू ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिवली और सेपरेटली। साथ में आप ये एग्जांपल कहीं स्टार्ट बना के नोट करना चाहें कि आपके से पिक्चर है डॉट्स की और दूर से आपको वो कंटिन्यूस दिख रही है और नजदीक गए डॉट्स दिखी हैं, तो पास में गए हैं तो आप दो ऑब्जेक्ट्स को रिजोल्व कर पा रहे हैं और दूर से रिजोल्व नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब सिंपल सी बात हुई, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू रिजोल्व देम, है ना। या फिर वो दो ऑब्जेक्ट से जो हमारी आंख पे एंगल बन रहा है वो एंगल बहुत कम है तो भी इट इज डिफिकल्ट टू रिजोल्व देम। ठीक है, तो हम तीन केसेस देखेंगे अभी कि किस केस में दो ऑब्जेक्ट्स को रिजोल्व करना पॉसिबल है और किस में नहीं है। ठीक है, तीन केस रहेंगे आपके अलग अलग। ये मान लीजिए आपकी आई की ओपनिंग है, जो आई का आपका सेंट्रल पार्ट है उसमें जो ओपनिंग है वो ओपनिंग है, और ये आपका रेटिना है। दिस इज ओपनिंग ऑफ अगर यहां पर लाइट पड़ती है, ओपनिंग ऑफ आई विल बिहेव लाइक अ सिंगल स्लिट, एक स्लिट की तरह बिहेव करेगी और वहां से लाइट आपकी डिफ्रेक्ट होगी, रेटिना आपकी पैटर्न फॉर्म होगा। तो लेट्स से दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, एक ए और एक बी। आपने ध्यान दिया हो हमने पहले जब डिफ्रेक्शन स्टडी किया था तो एक प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट कराया था, उसके कारण पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं जो कि फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, तो लेट से इस आई की ओपनिंग का सेंटर है ये, तो आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, इस ऑब्जेक्ट की रेज के लिए स्क्रीन पर ये वाला पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ये आपकी फॉर एग्जांपल ऐसे हमने डायग्राम बनाया था,
स्लिट के सेंटर पे यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनाया था, क्योंकि हमने प्लेन वेव फ्रंट यूज किया था, उसके लिए वही पॉइंट सिमेट्रिक था। यहाँ पर जो ये पॉइंट है ए, इससे रेज निकल के आएंगी और मैंने लाइन ड्रॉ करी सेंटर से पास करती हुई ओपनिंग की, तो इस पॉइंट पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आप अगर बी से देखें तो बी से यहां पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा बी का। दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा corresponding टू ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा है और ये आपका क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा corresponding टू पॉइंट बी। अब देखें बहुत ध्यान से, अगर आपकी देखो आई पे जो आपका कोई भी पिक बनेगी ना, इमेज बनेगी, हर इमेज आपकी डिफ्रेक्शन से ही बनेगी। इस पॉइंट का सेंट्रल मैक्सिमा ये होगा। आप ये कंसीडर कर सकते हैं सहूलियत के लिए क्या, कि बाकी जो सारे मैक्सिमास हैं बहुत छोटे हैं, दे आर इनसिग्निफिकेंट। आप बेशक कहीं पे लिख लें क्या, मैक्सिमास अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा कैन बी कंसिडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट और हैविंग वेरी लेस इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखें जो ये ए डॉट था, मैं इसके लिए यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ये आपका बी के लिए है, ये ए के लिए था। दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इस पॉइंट पे बनेगी। बाकी सारे मैंने मैक्सिमास को एक मान लिया है और उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है बेसिकली। तो आप देखिए सेंटर पे आपका बिल्कुल यहाँ ब्राइट स्पॉट बनेगा और फिर आपकी लाइट ग्रेजुअली फेड अवे होती होती इस पॉइंट तक जहां पे ये मिनिमा हो गया है वहां तक जीरो हो जाएगी। आप ऐसा समझें कि आपका जो स्पॉट था उसका एक जगह ब्राइट इमेज बनी और फिर आपकी फेड फेड अवे हो गई। सिमिलरली इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज भी ऐसे सेंटर पे ब्राइट स्पॉट बनाते हुए फेड हो गई। क्या आप इन दोनों सर्कल्स को बहुत अलग अलग देख पा रहे हो, देख पा रहे हैं, है ना? तो ये आपका केस है, केस ऑफ क्लियर कट रेजोल्यूशन। दिस इज केस ऑफ आप अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरली रिजोल्व कर पाए, दोनों अलग अलग करके देख पाए। अब करते हैं केस नंबर 2। और एक बात और देखें, यहां पे जो एंगल बन रहा था, लेट्स से दिस एंगल इज डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो डी था। ये भी आप नोट कर लेना, ये डी है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड एंगल इज डेल्टा थीटा। अब एक बात बताएं आप, अगर दोनों पॉइंट्स को मैं क्लोज लेके आऊं तो डी घटेगा, थीटा घटेगा, पीक्स नजदीक आएंगी, सर्कल्स ओवरलैप करेंगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू सी टू ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिवली, है ना? देखते हैं डायग्राम के थ्रू।
सारी लेबलिंग सेम है आपकी, ओपनिंग ऑफ आई है, रेटिना है, ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस डी और थीटा भी देखते हैं। अब यदि आपने इस डिस्टेंस डी को घटा दिया है तो एंगल घट गया है, मैक्सिमा corresponding to A will lie here और B के corresponding यहाँ रहेगा। ये इसका मैक्सिमम मान लिया, इंटेंसिटी का इसका मैक्सिमम। यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके पास आ गए हैं तो उनकी इमेज भी पास आ गई है। यहाँ पे दोनों को अलग अलग करके देखना डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस। ये जो सेकंड केस हमने ड्रॉ कर लें, पहले आप ड्रॉ कर लें आराम से। हाँ जी, डन। देखिए एक बात हमें बहुत क्लियरली पता थी, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर दूर होंगे तो आसानी से हम उनको दो देख सकते हैं, अगर पास आएंगे तो डिफिकल्टी बढ़ेगी। ये जो आपका डायग्राम है ये लिमिटिंग केस है। लिमिटिंग केस का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट फर्दर क्लोज आएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सी टू ऑब्जेक्ट्स एज टू। ये आपका लिमिटिंग केस है, तो आप इसमें लिख लें दिस इज, ये डी मिनिमम है और ये आपका डेल्टा थीटा है। केस ऑफ लिमिटिंग रिजोल्यूशन, केस ऑफ लिमिटिंग रेजोल्यूशन। फिर आप कहीं तो स्टार बना के बेशक लिख लें, इफ ऑब्जेक्ट्स कम फर्दर क्लोजर we will not be able to see two objects further closer we will not be able to see two objects distinctively। हम उनको दो अलग अलग करके नहीं देख पाएंगे। फिर आप इसी सेकंड जो केस है, सेकंड केस के सब पार्ट में ही एक हेडिंग डालें, रेली। रेली आपके एक फिजिसिस्ट हैं, RAYLEIGH, रेली क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन।
रेली क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। रेली बोलते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा बना है वो दूसरे मैक्सिमा मतलब इसका जो मिनिमा है उसके ऊपर कोइंसाइड करे दूसरे का मैक्सिमा, तो लिमिटिंग केस है। उसके बाद अगर क्लोज आएंगे तो वो रिजोल्व नहीं कर पाएंगे हम दो ऑब्जेक्ट्स को। आप लिख लें एग्जैक्ट स्टेटमेंट, टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी रिजोल्व्ड, जो रेली का क्राइटेरिया है उसके अनुसार टू ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी रिजोल्व्ड when maxima of first lies on minima of second। ठीक है, इसके लिए आप अगर यहाँ पे, मुझे पता नहीं आपने एग्जैक्ट आप ऐसे बना पाए कि नहीं बना पाए हैं, तो रेली क्राइटेरिया में एक अलग से डायग्राम बना सकते हैं। कैसा? इसमें आप सिंपल ये दिखा दें कि एक पीक है, उसका जहां मैक्सिमा आ रहा है वहां पे मतलब फर्स्ट का मैक्सिमा है तो सेकंड का वहां पे मिनिमा है। अगर उसका मैक्सिमा है तो पहले वाले का मिनिमा है, ऐसा रहेगा। इसके फर्दर क्लोज आएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू रिजोल्व टू ऑब्जेक्ट्स। हाँ, क्लियर इतना? थर्ड केस में आप क्या करेंगे, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो और भी क्लोज आ जाएंगे। आपके जो पैटर्न बनेंगे यहां जो पैटर्न बनेंगे दे विल बी वेरी मच क्लोज। अगर ए और बी और भी क्लोज आ गए तो वी विल नॉट बी एबल टू रिजोल्व दीज टू ऑब्जेक्ट्स। थर्ड केस है। आपको इसमें बहुत फेयर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इनको दो को क्लोज दिखा दो और क्लोज दिखा दो। अब आप दो सर्कल्स को अलग अलग करके देख पाने में डिफिकल्टी हो रही है। नहीं, बस इतना ही है, कुछ नहीं लिखना है इसमें। आपको दो ही केस थे, पहले वाले में आपका क्लियर कट केस ऑफ रेजोल्यूशन है, ये लिमिटिंग केस ऑफ रेजोल्यूशन है, और यहाँ पे आप लिख लो कि टू ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी रिजोल्व्ड हियर। यहाँ पे आप रिजोल्व नहीं कर सकते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को। इसे लिख लिया। सेकंड केस में आप जहां पे डी मिनिमम लिखा ना, डी मिनिमम, वहां पे आप लिख लें इस ये मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे रेजोल्यूशन हो सकता है। डी मिन इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, डी मिन इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स at which resolution can take place। और वहां पे जो डेल्टा थीटा बनाया आपने, वहां भी बेशक आप
डेल्टा थीटा मिनिमम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं that delta theta minimum will be minimum angle between two objects for which two objects can be resolved. हाँ जी, ये लिख लिया। अब रिजोल्विंग पावर के ही आप का ही सब टॉपिक है वैसे तो। रिजोल्विंग पावर हम दो केस बना लेंगे, डिफ्रैक्शन ड्यू टू रेक्टेंगुलर स्लिट एंड डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर अपर्चर। अभी तक जो भी हमने डिफ्रैक्शन स्टडी किया था वो रेक्टेंगुलर स्लिट थी। आपका एक कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड का मतलब है ऐसा आपका कार्डबोर्ड था और उसमें आपने एक ऐसे रेक्टेंगुलर स्लिट बनाई थी, लाइट इंसिडेंट कराई तो आपके बैंड्स बनेंगे वहां पे, है ना, ब्राइट का, फिर फर्दर आपका स्लाइटली फेंटर, फिर फर्दर फेंट होता होता वो डिक्रीज करेगी इंटेंसिटी। उसको हमने कैसे दिखाया था यहाँ पे, लेट्स कंसीडर ऑब्जेक्ट ए। हमने जब डिफ्रैक्शन स्टडी किया था तो इनफाइनाइट से रेज को हम लेके आए थे, अब एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आपका पॉइंट ए है, तो लेट अस कंसीडर यहां पे इस ए पॉइंट का सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, ठीक है। अब यहां पे इस पॉइंट पे आप मान लें एक बार, लेट से यहां पे कोई ऑब्जेक्ट बी है, जब उससे रेज आएंगी तो उसका सेंट्रल मैक्सिमा यहां बनेगा, अभी हमने किया। अगर उसका सेंट्रल मैक्सिमा यहां बनेगा तो आप ड्रॉ कर दें उसका, उसकी पीक, ये पीक हो गई, ठीक। लेट से दिस एंगल इज डेल्टा थीटा। क्या आपने ये वाला एंगल पहले निकाला हुआ है? जब आपने डिफ्रैक्शन स्टडी किया है, क्या आपने ये वाला एंगल निकाला हुआ है? ये एंगल किसका है? फर्स्ट मिनिमा का है। आप सिर्फ इसको कंसिडर करें, दिस इज एंगल ऑफ फर्स्ट मिनिमा। बताएं कितना था वो, एक बार देख के फॉर्मूला। पहले मिनिमा की जो एंगुलर पोजीशन है वो क्या थी? लैम्डा बाय ए। अगर दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट मैंने जानबूझ के ऐसी पोजीशन पे रखा है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमा बने वो पहले के मिनिमा पे बन जाए, है ना, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से इसका जो मैक्सिमा है उसके मिनिमा पे लाई कर रहा है। it means we will be able to resolve these two objects if it is located at a appropriate distance। इससे कम करूंगा तो वो वाली फिगर नीचे आएगी, रिजोल्व नहीं कर पाओगे। नीचे लेके जाओगे तो आराम से आप उसको रिजोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम जो एंगल है जो हम जनरली निकालते हैं, इस केस में लैम्डा बाई ए आ गया, ये आपका डेल्टा थीटा मिनिमम आ गया है जिस पर आपके दो ऑब्जेक्ट्स रिजोल्व हो सकते हैं। अब ये बताएं, जितना डेल्टा थीटा छोटा होगा, डेल्टा थीटा मिनिमम छोटा होगा, क्या रिजोल्विंग पावर उतनी ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी? अगर क्लोज हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट टू रिजोल्व। अगर डेल्टा थीटा कम है तो आपको ज्यादा रिजोल्विंग पावर का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा। तो रिजोल्विंग पावर, आरपी को आप पूरा लिखना, रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज
इक्वल टू 1/थीटा मिनिमम और 1/d मिनिमम। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्विंग पावर जब आप निकालेंगे तो आप डेल्टा थीटा मिनिमम जितना कम होगा उतनी ज्यादा रिजोल्विंग पावर आपको चाहिएगी उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। तो यहां पे डेल्टा थीटा मिनिमम आपका निकला हुआ है। रिजोल्विंग पावर इन दिस केस, ये आपका रिजोल्विंग पावर का जनरल फॉर्मूला है, कहीं भी लगेगा। अब मैं जो लिख रहा हूं वो रिजोल्विंग पावर एक रेक्टेंगुलर स्लिट के कारण है, रिजोल्विंग पावर ऑफ रेक्टेंगुलर स्लिट। आराम से देख लें, पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, ये नहीं तो बहुत छोटा हो गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, यहां तक क्लियर है ना। अब देखते हैं सर्कुलर अपर्चर का क्या क्या होता है इसमें। अभी तक आपने क्या किया, देखिए यहां बहुत ध्यान से, एक आपकी रेक्टेंगुलर स्लिट थी, लाइट आई, बिखरी, सेंट्रल स्पॉट बना, फिर आपका फर्दर दोनों साइड फेंट होता गया। अब यहां पे एक सर्कुलर स्लिट है, सर्कुलर स्लिट है, तो यहां से जब रेज जाएंगी तो सेंटर पे मैक्सिमम बनाएंगी, सर्कल के सेंटर पे और स्क्रीन के सेंटर पे, और उसके बाद जब फर्दर बाहर की तरफ फैलेंगे तो आपकी फेंटर सर्कल्स बनेंगे। रेक्टेंगुलर स्लिट में क्या हुआ था, आपके बैंड्स बने थे, ठीक है। जब सर्कुलर अपर्चर होगा, क्योंकि वो सारे कॉर्नर्स पे बैंड होगी सिमेट्रिकली, तो आपके सर्कुलर पैटर्न बनेगा। सर्कुलर पैटर्न में आपका मैक्सिमा बनेगा सेंटर पे, फिर फर्दर आपका घटता घटता वो बनेगा। इसके मैथमेटिक्स में आपको नहीं जाना है। जैसे यहां पे आपने निकाला डेल्टा थीटा, इस केस में लैम्डा बाई होता है, वो आपका सर्कुलर अपर्चर में क्या होता है, डेल्टा थीटा मिनिमम in case of circular aperture is given by 1.22 lambda by एनसीईआरटी में भी इसके मैथमेटिक्स नहीं गिवन है, ये हायर क्लासेस की का कॉन्सेप्ट है। हाँ, रिलेट जरूर कर सकते हैं आप। देखिए लैम्डा बाई ए था यहाँ, है ना, वहां पे आपकी स्लिट की का जो वो है शेप है वो बदला है, तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर 1.22 का आ गया। रिजोल्विंग पावर निकालना चाहें तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आई होप रिजोल्विंग पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया है। इसके बाद दो फॉर्मूले और हैं जो आपको डायरेक्टली याद ही रखने हैं, उनका मीनिंग समझना बस क्या है। आप यहां पे अगर लिखना चाहें कहीं स्टार बना के, क्या ये भी लिख सकते हैं कि पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन दिस केस विल बी सर्कुलर फ्रिंजेस, है ना। आप ड्रॉ भी कर ले, मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। इस केस में आपकी जो स्लिट है वो ऐसे सर्कुलर है, तो स्क्रीन पे जो पैटर्न बनेंगे वो आपका ब्राइट स्पॉट, ऐसे ग्रेजुअली आपके ऐसे पैटर्न बनेंगे। पहले वाले केस में कैसे बने थे, यहां पे उनको दिखाना पॉसिबल नहीं है, वो बैंड्स ऐसे ऐसे बैंड बने, यहां आपका डार्क, फिर ठीक है, और वो इस तरीके से लंबे ऐसे पूरे बैंड।
रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या आया था? मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप कितना आया था बताएं? FO बाय FE है ना। और उसका क्या आया था माइक्रोस्कोप का? नहीं, ऊपर आया था L इंटू डी अपॉन FO बाय FE। बट ये मैग्निफिकेशन पर्टिकुलर केसेस का था, फिर आपने दो केस अलग अलग किए थे कि मिनिमम डिस्टेंस पे बने, इन्फिनिटी बने, वो अलग है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज सिंपली गिवन बाय फॉर्मूला A 1.22 लेमडा। एग्जैक्टली सेम आ गया है जो सर्कुलर अपर्चर का था। होता क्या है, जहां आपका जैसे टेलीस्कोप बना होता है ना, एक आपकी पाइप होती है ऐसे, और उसके अंदर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, जैसी लाइट आएगी यहाँ से तो वो ये जो ओपनिंग है इससे डिफ्रेक्ट होगी, लेंस के थ्रू पास होगी, और जहां भी इमेज फॉर्म करनी है, हाइपोथेटिकल आप स्क्रीन मान लें, वहां पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो सिंस इट बिहेव्स लाइक अ सर्कुलर अपर्चर, तो वहां पे आपका रिजोल्विंग पावर भी सेम आई है। ए क्या है? ए इज साइज ऑफ अपर्चर या डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। या आप कहें साइज ऑफ ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर है इसका साइज मान लें, या फिर अपर्चर का साइज, या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर। ये आपका ए है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है। फॉर्मूला याद करना है, इसके ऊपर बेस्ड सवाल आएंगे, वो करेंगे हम। सक्षम लिख लिया? रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। रिजोल्विंग पावर इज गिवन बाय 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लेम्डा। हाँ जी, अब लिख लें आप ये इसमें पैरामीटर्स क्या क्या हैं। जो एंगल थीटा है इसके बारे में लिखें, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑन एट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस जो एंगल बना रहा है ऑब्जेक्टिव, वो आपका थीटा है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे ये कई बार इस सेम स्टेटमेंट का मीनिंग आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वो पूरा एंगल ऐसे ना, ये हाफ एंगल को बोल रहा है, तो थीटा इज हाफ एंगल ऑफ दैट लेंस।
म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखें आप, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम between object and objective lens, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके बीच में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, अगर एयर है तो ये 1 हो जाएगा, और लैम्डा आपकी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, यही फॉर्मूले हैं आपके रिजॉल्विंग पावर के, और इतना ही करते हैं आज। कल अगर रिक्वायरमेंट हुई तो इसके सवाल करेंगे, नहीं तो लास्ट टॉपिक जो आपका है इस चैप्टर का, पोलराइजेशन, सिंपल है वो भी, और फिर या 1 या 2 दिन सवाल करके चैप्टर को फिनिश करेंगे।